दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रो 2.0 में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों जैसे आपको पता है मैं वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं और मैंने अपने वीडियो में 25 क्वेश्चन को रखा है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जिस प्रकार मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है तो भरतनाट्यम किससे संबंधित है? असम, तमिलनाडु, केरल, यूपी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, तमिलनाडु से। ठीक है, देखिए केरल का जो एकल शास्त्रीय नृत्य है उसे कहते हैं मोहिनीअट्टम। ठीक है, उसी प्रकार तमिलनाडु के एकल शास्त्रीय नृत्य को भरतनाट्यम कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो भरतनाट्यम है वह एक प्रकार का एकल शास्त्रीय नृत्य है जिसमें भाव, राग एवं ताल के समायोजन पर बल दिया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, परंतु मैक्सिमम इसे स्त्री ही प्रस्तुत करती है। ठीक है ना, आगे गुलाबी शहर जयपुर से संबंधित है तो भारत का पेरिस किससे संबंधित है? श्रीनगर, जयपुर, अमृतसर, प्रयागराज। जिस प्रकार पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है, यानी गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है, उसी प्रकार भारत का पेरिस जयपुर को ही कहा जाता है। ठीक है ना, यानी पिंक सिटी और भारत का पेरिस किस सिटी को कहा जाता है? जयपुर को। ठीक है, अगला देखते हैं। जिस प्रकार नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है उसी प्रकार सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए मैलिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल और डी कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, क्या? मैलिक अम्ल। सेब में क्या उपस्थित होता है? कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध या दही में पाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मसाला उत्पादन, हरित क्रांति। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। ठीक है ना, नीली क्रांति क्या दर्शाती है? मछली उत्पादन, यानी मछली उत्पादन पर क्या दिया जाए? जोर दिया जाए। जैसे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को कहते हैं, उसी प्रकार नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। ठीक है, और ये जो तिलहन उत्पादन है उसे हम क्या कहते हैं? पीली क्रांति के नाम से जानते हैं, और मसाला उत्पादन को हम बादामी क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और हरित क्रांति यानी फसलों को हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जो फसल के उत्पादन है। ठीक, आयरन जिस प्रकार हेमेटाइट से संबंधित है तो कॉपर किससे संबंधित होगा? कॉपर पायराइट, गैलेना, सिनेबार, मोनाजाइट। तो देखिए जो हेमेटाइट है इससे हमें आयरन मिलता है, लोहा मिलता है, यानी यह अयस्क है। क्या है? अयस्क। किसका है? आयरन का। मतलब हेमेटाइट से हम आयरन निकालते हैं। अब अयस्क क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था, अयस्क एक प्रकार की चट्टान होती है। ठीक है ना, यानी यह प्राकृतिक चट्टान होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई पदार्थ निकालते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह ये हेमेटाइट एक चट्टान है, इससे केवल और केवल क्या निकलता है? आयरन निकलता है। उसी प्रकार जो कॉपर होता है तो इसका अयस्क होता है कॉपर पायराइट। ठीक है ना, इससे हम लोग क्या निकालते हैं? कॉपर निकालते हैं। अब देखिए जैसे गैलेना है तो गैलेना से हम लोग क्या निकालते हैं? उससे मतलब उसका जब शोधन करते हैं तो उससे हम लोग क्या निकालते हैं? उससे हम लोग लेड यानी पीबी निकालते हैं। ठीक है ना, सीसा जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, उसी तरह सिनेबार मतलब आपने पारा का नाम सुना होगा। सिनेबार नामक अयस्क से हम लोग पारा निकालते हैं, और मोनाजाइट से हम लोग क्या निकालते हैं? थोरियम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? थोरियम। ठीक है ना, भारत में सबसे ज्यादा थोरियम, लगभग 80% भारत में ही पाया जाता है थोरियम। ठीक है ना, आगे देखते हैं। पीतल संबंधित है तांबा और जिंक से तो कांस्य किससे संबंधित होगा? ऑप्शन ए तांबा प्लस टिन, बी कॉपर प्लस एल्युमिनियम, सी तांबा प्लस जस्ता। कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, तांबा और टिन। देखिए जो पीतल है यह तांबे तथा जिंक का मिश्र धातु है, मतलब ये भी मिश्र धातु है और ये भी मिश्र धातु है। ठीक है ना, तो पीतल को बनाने के लिए तांबा ले लेंगे कितना प्रतिशत? 70%। ठीक है ना, और 30% ले लेंगे जिंक। क्या ले लेंगे? जिंक। उसी प्रकार कांस्य को बनाने के लिए कितना? 88% ले लेंगे तांबा। ठीक है ना, बचा जो शेष 12% उसमें मिला देंगे टिन, तो क्या बन जाएगा? कांस्य। एक बात ध्यान रखिएगा, जो कांस्य है, जो मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु थी वो क्या है?
कांस्य है। मिश्र धातु की बात हो रही है, ठीक है ना, धातु की नहीं। ये क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम मानव ने किस मिश्र धातु का निर्माण किया था यानी खोज की थी, तो वो कांस्य है, ठीक है ना। अब ये पीतल का यूज कहां होता है, बर्तन बनाना, घंटी बनाना, मूर्तियों को बनाने में। उसी प्रकार कांस्य का प्रयोग सिक्के के बनाने में और बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आंवला संबंधित है विटामिन सी से, तो विटामिन डी किससे संबंधित है, सोयाबीन, सेब, पालक और सूर्य की किरणें। तो देखिए विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है, तो विटामिन डी किसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, सूर्य की किरणों में विटामिन डी सबसे ज्यादा उपस्थित होता है या पाया जाता है। आगे, फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापता है, तो पायरोमीटर क्या नापेगा, ठीक है ना, तो वायुयान की गति, वाहन की गति, उच्च तापमान मापने और द्रव के प्रवाह की दर। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी वाला, उच्च तापमान मापने हेतु। देखिए जिस प्रकार फेदोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई नाप लेते हैं, उसी प्रकार पायरोमीटर क्या करता है, जो उच्च तापमान वाले पिंड होते हैं, जैसे तारों का जो तापमान होता है, तारों का, तो उनका तापमान हम पायरोमीटर से ही नापते हैं, क्योंकि पायरोमीटर बहुत अधिक मात्रा में जो तापमान होते हैं उन्हें ही नापता है, मतलब उच्च पिंडों के तापमान को ये मेजर करता है। ओके, जिस प्रकार न्यूरोलॉजी मस्तिष्क से संबंधित है, तो नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है। देखिए मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं, तो नेफ्रोलॉजी गुर्दा, बादल, हड्डी, मिट्टी से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अर्थात हम ये बोल सकते हैं जो नेफ्रोलॉजी होता है उसमें गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, और जो बादल का अध्ययन किया जाता है उसे नेफोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। देखो बहुत थोड़ा अंतर है, इसे बोलते हैं नेफोलॉजी, ठीक है। और हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला। आगे देखते हैं, जिस प्रकार ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे से संबंधित है, तो कैलकुलेटर किससे संबंधित होगा। देखिए माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर की खोज की थी, तो कैलकुलेटर की खोज किसने की थी, जॉन लोगी बेयर्ड, वी पास्कल, प्रिस्टले एवं सीले, विक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, बी पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है ना। जॉन बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की थी, टीवी की, और प्रिस्टले और सीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। देखिए जो क्रिकेट है तो उसमें एक प्रतियोगिता होती है जिससे हम कहते हैं उस प्रतियोगिता के विजेता टीम को रणजी ट्रॉफी दी जाती है। उसी प्रकार फुटबॉल यानी बी वाला जो ऑप्शन है, तो फुटबॉल किससे संबंधित होगा, संतोष ट्रॉफी से, ठीक है ना। यह भी एक प्रतियोगिता होती है फुटबॉल के अंतर्गत, उसमें जीतने वाले टीम को संतोष ट्रॉफी प्रदान की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, जिस प्रकार ब्राजील फुटबॉल से संबंधित है, तो फ्रांस किससे संबंधित है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल। तो देखिए ब्राजील का जो राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल है, तो उसी प्रकार फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल ही है, ठीक है ना। और ये क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है, और भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, और जो ये वॉलीबॉल है ये नेपाल और श्रीलंका का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। ओके, भूख भोजन से संबंधित है, तो रोग किससे संबंधित होगा। देखिए भोजन करने से भूख मिटता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार रोग का क्या संबंध है, कमजोरी, औषधि, बीमारी और जल। तो उसी प्रकार औषधि लेने से रोग भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला। मतलब भोजन करेंगे तो भूख मिटेगा और औषधि खाएंगे तो रोग खत्म होगा, ठीक है ना। आदमी, कथा, राष्ट्र किससे संबंधित है, तो जिस प्रकार आदमी कथा से संबंधित है उसी प्रकार राष्ट्र किससे संबंधित होगा। इसमें होगा आत्मकथा, यहां पे कथा लिखा गया जबकि ये होगा आत्मकथा। देखिए आदमी की जीवनी आत्मकथा में लिखी जाती है, मतलब उसका जो परिचय होता है वो हम आत्मकथा से पता कर लेते हैं। उसी प्रकार राष्ट्र का विवरण यानी उनका पता हमें किससे मिलता है, लोग, जनसंख्या, भूगोल, इतिहास से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, इतिहास से पता चलता है किसी राष्ट्र के बारे में, ठीक है।
फसल खेत से संबंधित है, तो अयस्क किससे संबंधित है? देखिए, जिस प्रकार खेत में फसल उगते हैं उसी प्रकार अयस्क हमें कहां से प्राप्त होते हैं? लोहा, ज्वालामुखी, कारखाना और खदान। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, यानी खदान से हमें क्या मिलता है? अयस्क। ठीक है। कुत्ता, जलांतक और मच्छर किससे संबंधित है? यानी जिस प्रकार कुत्ता जलांतक से संबंधित है, मच्छर किससे संबंधित होगा? ठीक है। तो प्लेग, मलेरिया, जल और डंक। तो देखिए, मच्छर किससे संबंधित है? मलेरिया से। भाई आप ये कैसे पता करोगे? देखिए, जिस प्रकार कुत्ते से रेबीज होता है, देखिए रेबीज होता है ना उसके लार में, तो जलांतक को रेबीज भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, रेबीज। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला। उसी प्रकार मलेरिया से क्या, सॉरी, मच्छर से क्या होता है? मलेरिया रोग। ओके। रतौंधी आंख को प्रभावित करता है, तो पैरालिसिस किससे प्रभावित करेगा? नाड़ी, गला, यकृत, हड्डी। तो देखिए, पैरालिसिस हो जाने से, ठीक है ना, तो जो अंग प्रभावित होगा ना सबसे ज्यादा, किस पे प्रभाव पड़ेगा? वो नाड़ी पे पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला। ओके। अगला, जिस प्रकार क्षय रोग से फेफड़ा ग्रसित हो जाता है, यानी मतलब प्रभावित होता है, उसी प्रकार अस्थमा से क्या प्रभावित होता है? श्वास नली, त्वचा, आंत, यकृत। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अस्थमा से क्या प्रभावित होगा? कौन सा अंग प्रभावित होगा? श्वास नली प्रभावित होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार स्कर्वी दांत यानी मसूड़ों को प्रभावित कर देता है, उसी प्रकार डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? रक्त कोशिका, नाड़ी, आंत और गला। ठीक है ना। तो यहां पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, गला। ठीक है ना। डिप्थीरिया हो जाने से गले में क्या होती है? प्रॉब्लम हो जाती है, यानी वह अंग प्रभावित हो जाता है डिप्थीरिया रोग होने से। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, वो भी 19वां ही क्वेश्चन था कि मिर्गी नाड़ी तंत्र से संबंधित है। डिस्प्ले पे आप देखिएगा। तो मलेरिया किससे संबंधित है? तो देखिए, जिस प्रकार मिर्गी के रोग से नाड़ी तंत्र प्रभावित हो जाता है, उसी प्रकार मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होगा? ठीक है ना। तो मैंने आपसे आंसर मांगा था, मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया हुआ है, तो उसमें हो जाएगा रक्त कोशिका। ठीक है ना। उसमें देखिएगा एक ऑप्शन होगा रक्त कोशिका का, वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। जिस प्रकार सिफिलिस जीवाणु से संबंधित है, तो खसरा किससे संबंधित है? तो ये आपके लिए वर्क है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे, उपकार उपकार से संबंधित है, तो देखिए यहां पे टाइपिंग सही नहीं हुई है, यहां उपकार का जो विलोम होगा वो होना चाहिए था, तो उत्थान का विलोम क्या होगा? ठीक है ना। तो मैं ये क्वेश्चन भी आपके लिए ही छोड़ता हूं, इसे आप सही करके बताइए कि यहां पे ऑप्शन क्या होगा। ठीक है ना। यहां पे क्या होगा? ठीक है ना। और इसका आंसर क्या होगा? ओके। अगला देखते हैं। जिस प्रकार मछली गल्फर से संबंधित है, तो मानव किससे संबंधित होगा? ठीक है ना। तो इसमें कान, आंख, फेफड़ा, नाक। तो इसका भी जवाब आप लोग ही बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, 22वां क्वेश्चन पिछले वीडियो में, उसमें है, देखिए, शिक्षक विद्यार्थी से संबंधित है, तो अधिवक्ता किससे होगा? ग्राहक, उपभोक्ता, मुवक्किल, दावेदार। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। क्या हो जाएगा? मुवक्किल। ठीक है ना। मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है? जवाब सही दिया हुआ है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए क्या है? होमवर्क है। देखिए, ये जो पॉइंट है ना, इसका मतलब होता है टीवी। ठीक है ना। अगर आप ना समझ पाइएगा तो इसका मतलब होता है टीवी, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार मोर भारत से संबंधित है, तो कंगारू किससे संबंधित है? अर्थात भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर है, तो उसी प्रकार कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु होगा? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, जापान, अमेरिका। तो भाई ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु किससे घोषित किया गया है? कंगारू को। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।